आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के 5वें पार्ट की। जी है दोस्तों, का जो चैप्टर हम लोगों का ग्रेविटेशन का चल रहा था उसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग ने इससे पीछे के वीडियो सेशन में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही सबसे पहले किस चीज़ को सीखा था? तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स को सीखा था, जिसको हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण की बात करा था और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण में किस तरह से परिवर्तन होता है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने पीछे के वीडियो सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। उसके बाद हम लोगों ने वस्तु के भार और फिर द्रव्यमान का डिस्कशन करा और फिर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लिफ्ट में किस तरह से भार में परिवर्तन आता है, या आप कह सकते हो कि लिफ्ट में भार क्या होती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, इस चीज़ का भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पीछे के वीडियो सेशन में किया था। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि ग्रेविटेशन की जो भी बेसिक चीज़ें थी उन सारे चीज़ों को आप लोगों ने पीछे के वीडियो सेशन में पूरी तरह से सीख लिया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मेनली रूप से किसकी बात करेंगे? तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मेनली रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु के गति के लिए जो समीकरण होती है उसकी बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा। सर क्या हेडिंग लगाइएगा? गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई या गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ये लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। सर क्या हेडिंग लगाएंगे? गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण। आप कहेंगे कि सर सारा चीज़ तो समझ रहे हैं, बस ये नहीं समझ रहे हैं कि ये मुक्त रूप से कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे गिरता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मुक्त रूप से गिरना ही क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। अच्छा, इस मुक्त पतन का मतलब समझते हैं सर? इस मुक्त पतन का मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए और उस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य न करे, तब जो वस्तु की गिरने की स्थिति होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं? तो सर वस्तु फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो रही है? ऊपर से नीचे गिर रही है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं सर? ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो वस्तु आपका क्या होता है? तो सर पृथ्वी के सतह पे आ जाता है। आप क्यों कह रहे हैं पृथ्वी के सतह पे आ जा रहा है? तो आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करती है? आकर्षित करती है। तो मेरे मित्र, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी वस्तु को अगर एक ऊंचाई से गिराया जाए और उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य नहीं करे, तो हम लोग कहते हैं कि वस्तु जो है वो मुक्त वस्तु के भांति या मुक्त रूप में ऊपर से नीचे गिर रही है। बस आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अपने माइंड में सेट करके रखना है। आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल उठ जाएगा कि सर सिर्फ ऊपर से नीचे गिरना ही फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का उदाहरण होगा क्या? अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक दें, नीचे से ऊपर फेंक दें, तब ये किसका उदाहरण होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु के ऊपर जाने के लिए भी समीकरण की बात करेंगे और वस्तु के नीचे आने के लिए भी समीकरण की बात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली एक बात है, वो ये कि जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि सर वस्तु का जो वेग होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है, यानी कि वस्तु जब महत्तम ऊंचाई पे होता है तब वस्तु की जो वेग हो जाती है वो कितनी हो जाती है सर? 0 हो जाती है।
अच्छा ये परिवर्तन क्यों होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर वस्तु ऊपर जा रही है, ये मानते हैं, लेकिन वस्तु को नीचे खींचा भी जा रहा है सर। तो इस स्थिति में जो इस पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इस स्थिति में इस पे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे लग रहा है सर? तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं सर? ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि निगेटिव लेते हैं। और हाँ, ध्यान में आपको ये भी रखना है कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो इस स्थिति में जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं वो क्या लेते हैं सर? पॉजिटिव लेते हैं। तो आप इस दो बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात और कंठाग्र कर लीजिएगा कि ये दोनों ही वस्तुएं किसके अधीन जा रही है सर? तो गुरुत्व के अधीन जा रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जा रही है। तो आप सिंपल में ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर से नीचे गिराया जाता है या फिर नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु की जो गति होती है उसको हम लोग किस रूप में मानते हैं? तो मुक्त रूप में मानते हैं। या वस्तु की गति को हम लोग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के रूप में क्या देते हैं सर? संज्ञा देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए या फिर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, दोनों ही सिचुएशन में वस्तु किसका उदाहरण होगा? वस्तु की गति किसका उदाहरण होगा? तो सर मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का उदाहरण होगा या फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का उदाहरण होगा। अब आप सभी कहेंगे कि सर मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, इसको हम एक ऊंचाई h ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं। h ऊंचाई से क्या कर रहे हैं सर? नीचे गिरा रहे हैं। इसको नीचे आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा सर, ऑब्वियसली समय लगेगा। अच्छा, जब वस्तु चलना प्रारंभ किया होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा सर, ऑब्वियसली वेग रहा होगा। और प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। और आप सभी कहेंगे कि जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो इसका अंतिम वेग जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप यहाँ पे h, t, u और v देख रहे हैं, इसी में जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण कहते हैं। ये बिल्कुल आपका वैसा ही है जैसा आप लोग मोशन एंड टाइम में पढ़ते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। मोशन इन टाइम में आप लोग रैखिक गति के लिए यही 3 समीकरण पढ़ते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आप किसी भी वस्तु के रैखिक गति के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरुत्व के अधीन गिर रही है वस्तु। तो यहाँ पे गुरुत्व के अधीन जब गिर रही है तो वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग एज अ ऊंचाई लेते हैं, हाइट के रूप में लेते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। बाकी सारी चीज सेम रहती है। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला में त्वरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कह रहे हैं, तो यहाँ पे त्वरण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? g से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस त्वरण की बात करते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, यहाँ तक के सारी चीज़ों को हम समझ गए, लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि जब वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो उस स्थिति में वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ऊंचाई और समय में क्या संबंध होगा? एक बार सर इसको क्लियर कर दो। तो आइए उसको भी क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तब हम लोग क्या समीकरण लिखते हैं? तो बस कुछ नहीं, जिस तरह आप रैखिक गति के लिए समीकरण लिखते हैं उसी तरह आप गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए भी समीकरण लिखते हैं। बस चेंज क्या करते हैं सर? तो आपने अभी जस्ट देखा था कि सर रैखिक गति के लिए जो समीकरण होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। बस यहाँ पे हम लोग चेंज किसको करते हैं सर? तो ये जो s तय की गई दूरी है, तो यहाँ पे हम लोग तय की गई दूरी नहीं लेते हैं, h लेते हैं। और ये जो त्वरण आप देख रहे हैं
इस त्वरण को हम लोग यहाँ पे किस कन्वर्ट कर देते हैं सर, स्मॉल जी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब उस पर कौन सा त्वरण काम कर रहा होता है सर, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए भी यही समीकरण होता है सर, बिल्कुल यही समीकरण होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है। आप कहेंगे सर ये बात क्यों ध्यान में रखेंगे? तो मेरे मित्र इसलिए ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु आपका ऊपर से नीचे आएगा, जब वस्तु आपका ऊपर से नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब अब आप कहेंगे कि सर तब इसके लिए समीकरण क्या होगा? तो सर पहला समीकरण होगा v = u + gt। पहला समीकरण क्या होगा सर, v = u + gt। कब? जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा हो तब। दूसरा समीकरण क्या होगा सर? तो दूसरा समीकरण होगा h = ut + ½ gt², ut + ½ gt²। और तीसरा इक्वेशन होगा सर v² = u² - 2gh। ये 3 समीकरण होंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि सर क्या हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो किसी क्षण वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है वो 0 रही होगी? क्योंकि वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे गिराएंगे, मान लीजिए कि इस मार्कर को हम यहाँ से छोड़ें तो मार्कर तो अभी स्थिर अवस्था में, मतलब इसकी जो प्रारंभिक वेग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? जब भी कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में होती है, विराम स्थिति में होती है और फिर वो चलना शुरू करती है तो हम लोग उस स्थिति में वस्तु की जो प्रारंभिक गति होती है उसको कितना मान लेते हैं सर, 0 मान लेते हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आप थिंक कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि इन सारे कंडीशन में अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कि अगर u = क्या हो जाए, 0 हो जाए, इन सारे ही कंडीशन में अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इस समीकरण के वैल्यू में कुछ परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली सर परिवर्तन होगा। आप कहेंगे सर क्या परिवर्तन होगा? तो मेरे मित्र अभी आपने यहाँ पे देखा है कि आपने लिखा कि v = u + gt होता है। यही चीज होता है मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए। जो पहला समीकरण है जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है वो क्या, v = u + gt। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो जाए देन वी कैन राइट एज v = 0 + gt। हमने यहाँ पे प्रारंभिक वेग का वैल्यू कितना रख दिया सर, 0 रख दिया। तो आप सभी कहेंगे सर v = क्या हो जाएगा, तो सर gt हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा सर, क्या कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से प्रारंभिक वेग से फेंका जाए और वहां पे प्रारंभिक वेग कितनी हो, 0 हो, तो वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो गुरुत्वीय त्वरण और समय के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेम चीज आपका यहाँ भी होगा सर। यहाँ पे आप देखिए कि h = ut + ½ gt² है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है, तो भाई ये बताओ कि 0 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो क्या कर लेंगे आप, कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं। h = क्या हो जाएगा, ½ gt² हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका यहाँ भी आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे v² = u² + 2gh होगा। माइनस गलती से लिखा गया था तो आप लोग नहीं लिख लीजिएगा, माइनस को प्लस बना लीजिएगा। तो सर आप कहेंगे कि सर v² = क्या हो जाएगा जब प्रारंभिक वेग 0 होगा? तो मेरे मित्र v² = क्या हो जाएगा, 0 का आप स्क्वायर करके क्या कर लीजिएगा, आप कहिएगा v² = 2gh हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप इस 3 रिलेशन को भी याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग 0 से ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उसका जो अंतिम वेग होगा गुरुत्वीय त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर होगा। और जब वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तो वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी होगी, ½ gt² के बराबर होगी। और फिर अंतिम वेग का जो स्क्वायर होगा वो गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के गुणनफल का 2 गुना होगा, मतलब v² = 2gh होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आप सभी कहेंगे कि सर जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा उस स्थिति में हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सारा चीज बस सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। तो आप लोग यहाँ पे क्या हेडिंग लगाएंगे सर? आप लोग हेडिंग लगाएंगे वस्तु को
वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर, जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस स्थिति में भी यही 3 समीकरण होगा, बस एक चीज चेंज हो जाएगा जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कमता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि सर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा होता है। मतलब क्या कि वस्तु भले ही ऊपर में वेग के साथ जा रहा है लेकिन नीचे से उसको गुरुत्वीय त्वरण अपनी ओर खींच रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि निगेटिव हो जाता है। तो इस स्थिति में जो वस्तु के गति के लिए समीकरण होता है सर वो क्या होता है, तो सर पहला समीकरण होता है v = u - gt। पहला समीकरण क्या होता है सर, v = u - gt। और दूसरा समीकरण क्या होता है सर, h = ut - ½ gt²। h = क्या होता है, ut - ½ gt²। और सर तीसरा इक्वेशन क्या होता है, तो तीसरा इक्वेशन होता है v² = u² - 2gh। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस इसीलिए लगाया कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। वस्तु ऊपर जा रही है जबकि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है सर, नीचे आ रहा है। आप कहेंगे चलो सर समझ गया इस चीज को भी, लेकिन जरा ये बताओ कि अगर इस स्थिति में हम ये कह दें कि मेरा प्रारंभिक वेग 0 है तब क्या इस इक्वेशन में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि v = u + gt था, हमने प्रारंभिक वेग का वैल्यू 0 रख दिया तो 0 + gt हो गया, तो भैया v = gt हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर, इस इक्वेशन की बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पे v = u - gt है, v = क्या है, u - gt है, तो भाई 0 तो यहाँ भी रहेगा क्योंकि प्रारंभिक वेग हम 0 बोल रहे हैं, तो 0 - gt हो जाएगा। बस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v = -gt हो जाएगा। कब? जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए और वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो सर, 0 हो। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव लिया जाएगा। और अगर प्रारंभिक वेग 0 होगा तो गति के लिए जो समीकरण होगा वो हो जाएगा v = -gt। क्या हो जाएगा, v = -gt। h = क्या हो जाएगा, -½ gt²। और v² क्या हो जाएगा, तो सर -2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2gh हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिएगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है और वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर, दोनों ही स्थिति में आप वस्तु के गति के लिए क्या समीकरण लिखेंगे, तो जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो इस समीकरण की बात करेंगे, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इस समीकरण की बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु एक महत्तम ऊंचाई कवर करता है, मैक्सिमम हाइट कवर करता है, और वहाँ पे वस्तु की वेग होती है वो 0 हो जाती है, और फिर वस्तु पुनः रिटर्न होकर के हमारे पास आ जाती है। तो इस दरमियान वस्तु द्वारा तय की गई टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगता है, वस्तु को ऊपर जा करके नीचे आने में कुल कितना समय लगता है। तो आगे हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए तो क्या हो सकता है। ये हम लोग का एक समझ लीजिए कि बेसिक पॉइंट है। हम लोग बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं कि ये मार्कर है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक देते हैं। मार्कर को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे या मार्कर के बदले की कोई और वस्तु रहता उसको अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या सब हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जिस वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, पहला कंडीशन तो ये होगा कि ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर उठता ही रहेगा। कब तक उठता रहेगा, जब तक कि उसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए। और जैसे ही उसका अंतिम वेग 0 होगा वो फिर क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि आपका ये कोई बॉल है, आप इसको फेंक रहे हैं सर, आप इसको फेंक रहे हैं, किस वेग से फेंक रहे हैं, तो सर u वेग से फेंक रहे हैं। क्यों,
क्योंकि प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं। तो इस बॉल को हमने यू वेग से फेंका तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर उठता ही चला जाएगा। कब तक उठेगा, तो सर जब तक कि इसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए। जब अंतिम वेग 0 हो जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि वस्तु अपने उच्चतम हाइट पे होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक खास ऊंचाई पे वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ये बॉल है इस सरफेस से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और फिर जैसे ही इसका अंतिम वेग 0 होगा सर जी, ये फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये फिर क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमको सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। तो मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पर लिख करके आपको बताया है ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या कि अगर किसी वस्तु को यू प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पहला कंडीशन में क्या होगा, ऊपर और ऊपर उठता चला जाएगा। क्या होगा पहला कंडीशन में, वस्तु ऊपर और ऊपर उठता चला जाएगा। और दूसरा कंडीशन में ये होगा कि उसका वेग घटता जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वस्तु को हम लोग यू वेग से ऊपर फेंकने का कोशिश करते हैं तो इसका जो वेग है v है वो घटता चला जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है उसी वक्त वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है सर, नीचे की ओर लगना शुरू हो जाता है। या हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचना शुरू कर देता है। इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी जो वेग होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो दूसरा कंडीशन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उसका वेग क्या होगा, घटता चला जाएगा। किस स्थिति में, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए। तीसरे सिचुएशन में ये होगा कि वस्तु मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और वहां पे उसकी वेग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो मैंने इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वस्तु को जब नीचे से ऊपर यू वेग से फेंका जाए तो वस्तु मैक्सिमम हाइट को कवर करेगी और उसका जो वेग है यानी कि अंतिम वेग जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अपने मैक्सिमम हाइट पर कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए रुकेगी और फिर वहां से क्या हो जाएगा, नीचे फॉल करना शुरू कर देगा। और चौथा कंडीशन में क्या मैंने लिखा है कि फिर वह नीचे गिरने लगेगा। मतलब कि जो मैंने आपको समझाया उन सारी चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर और ऊपर उठता चला जाएगा, उसका वेग घटता जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वह क्या हो जाएगा सर, नीचे गिरने लगेगा। आप कहेंगे सर इस पॉइंट को हमको क्यों बता रहे हैं, हमारे लाइफ में क्या इसका यूज़ है। तो बहुत बड़ा यूज़ है। यहाँ से आपको 4 कंक्लूजन निकल के आपके पास आते हैं सर। आप कहेंगे सर कौन सा कंक्लूजन है, तो देखिए कितने कंक्लूजन निकल के आते हैं सर, 4 कंक्लूजन निकल के आते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आपने वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका तो इसको मैक्सिमम हाइट पे यानी कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। उच्चतम बिंदु यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आपसे आपके एग्जाम में टी निकालने के लिए बोला जाता है। क्या निकालने के लिए बोला जाता है सर, टी निकालने के लिए बोला जाता है, समय निकालने के लिए बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर तब तो ये भी पूछा जा सकता है कि वस्तु कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया। यस सर, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु कितनी ऊंचाई को कवर करेगी। मतलब क्या कि आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर, मैक्सिमम हाइट निकालना होता है। अब आप कहेंगे कि सर आगे फिर क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपने अभी देखा कि जब हम यू वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो एक हाइट पे जाएगा, उच्चतम बिंदु पे जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कितना ऊंचाई कवर किया। दूसरा पूछा जाएगा कि इस ऊंचाई को कवर करने में इसको कितना समय लगा। तीसरा ये पूछा जाएगा कि वस्तु को ऊपर जा करके नीचे आने में कितना समय लगा। ध्यान दीजिए, तीसरा आपका क्या क्वेश्चन बन पड़ता है कि आपने अगर इस वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु को ऊपर जा करके फिर नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो आप तीसरा कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय। ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय। ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कि जब किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर जाने के बाद उस वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपने बताया कि 4 कंडीशन होते हैं, 4 कंक्लूजन निकलते हैं, तो चौथा कंडीशन क्या लगेगा सर इस पे? देखिए यहाँ पे आप समय निकालेंगे, जब ऊपर जाएगा तो कितना उसका ऊंचाई कवर करने में टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तीसरा ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय। अब आपका एक कंडीशन ये भी पूछा जाता है, जब वस्तु मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई तो उस मैक्सिमम हाइट से वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगता है। तो आपका जो चौथा पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, ये कि मैक्सिमम हाइट से, मैक्सिमम एच लिख दे रहे हैं तो आप सभी समझ जाइएगा, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगा समय, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगा समय। ये 4 कंक्लूजन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए समीकरण बनता है। आप कहेंगे सर समीकरण कैसे बनता है, तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि जब किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसको महत्तम ऊंचाई कवर करने में कितना समय लगता है, वस्तु कितना मैक्सिमम हाइट कवर करता है, ऊपर जाकर नीचे आने में उसको कितना समय लगता है, और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगता है, यानी कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में कितना समय लगता है, इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को लिखने का कष्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि वस्तु जब यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना समय लगेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, कि मान लीजिए कि आप इस बॉल को यू वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इस बॉल को आप क्या कर रहे हैं, यू वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये कुछ न कुछ ऊंचाई कवर करेगा। तो ये जितना ऊंचाई कवर करेगा सर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, यानी कि उच्चतम बिंदु बोलते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी वस्तु को किसी वेग से ऊपर फेंकते हैं तो आप क्या देखेंगे सर, आप ये देखेंगे कि वस्तु का किसी क्षण जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वस्तु एक खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां कुछ देर के लिए रुकेगी। तो ये कंडीशन यहाँ भी लागू होगा, अभी भी लागू होगा। क्या कि जब वस्तु को आप यू वेग से फेंकेंगे और वस्तु यहाँ पे आ गया, यानी कि महत्तम ऊंचाई पे आ गया, तो इसकी जो अंतिम वेग होगी वो क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कि अगर आप किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप कहते हैं कि उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होता है, फलतः इसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस करता है और एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी वेग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। मान लीजिए कि वस्तु द्वारा कितना ऊंचाई कवर किया गया सर, h ऊंचाई कवर किया गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि वस्तु को जब आपने u वेग से पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंका तो इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में, यानी कि उच्चतम बिंदु पे जाने में टोटल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा, यानी कि आपको t निकालना है। t इक्वल टू व्हाट, आपका कंक्लूजन यही है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना समय लगेगा, कब, जब वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए। मेरे मित्र, आप सभी बड़े ही आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपने इसी वीडियो सेशन में क्या देखा था कि जब किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसके लिए जो हम लोग पहला समीकरण लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी लिखते हैं। अभी जस्ट आपने इसी वीडियो सेशन में देखा था कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस स्थिति में ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो पहला समीकरण होता है वो क्या होता है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यहाँ पे माइनस जी टी का मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है। तो मेरे भाई इसी इक्वेशन से आपको उच्चतम हाइट पर पहुँचने में कितना समय लगेगा ये मालूम हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए आपने यू वेग से फेंका, अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मेरा प्रारंभिक वेग कितना है सर, तो सर मेरा प्रारंभिक वेग जो u है और आपका अंतिम वेग कितना हो जा रहा है सर। अंतिम वेग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी कहेंगे सर v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंतिम वेग v क्या हो जा रहा है सर, ऊपर जाने के बाद उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू तो हम लोग g ही लेते हैं और आप सबों को पता है कि ये कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब हमको निकालना क्या है, t निकालना है। तो चूंकि
वी नो दैट v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी। किस स्थिति में, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा हो उस स्थिति में। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपने बोला कि सर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए v इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, और u तो u ही रहेगा और माइनस जी टी हो जाएगा। क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस u को इधर ले आते हैं, तो माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है सर, तो टाइम निकालना है। तो t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर u बटा g हो जाएगा। तो यही आपका इक्वेशन हो जाता है, यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। क्या सर, t इक्वल टू u बटा g। किस स्थिति में, जब वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जाने में वस्तु को कितना समय लगेगा, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा उसको गुरुत्वीय त्वरण से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वस्तु को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस चीज़ का जानकारी हम लोगों को हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना समय लगेगा वस्तु को, तो t इक्वल टू यू बटा जी। आप इस डेरिवेशन को याद रखेंगे। अगर डेरिवेशन ना याद रहता है तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में वस्तु को कितना समय लगता है ये चीज़ आप निकालना सीख गए होंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि वस्तु महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। किसी भी वस्तु का हम लोग मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, जब वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, तो बड़े ही आराम से निकालेंगे। सब चीज़ यही रहेगा, बस हम लोग इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप कहेंगे सर इक्वेशन कौन सा चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कंडीशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो। यहाँ पे भी वही स्थिति रहेगा कि वस्तु को हमने u वेग से ऊपर की ओर फेंका, अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो हमको निकालना ये है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, यानी कि h इक्वल टू वाट। यहाँ पे महत्तम ऊंचाई लिखा हुआ है, मतलब क्या कि जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, वस्तु कितना ऊपर उठेगा, इस चीज़ की जानकारी आपको करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपने जस्ट अभी देखा था सर कि v स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, u स्क्वायर माइनस 2gh पढ़ते हैं ना सर। ये माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आपने अभी जस्ट देखा था कि सर एक समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप अभी देख रहे हो कि सर जब ऊपर जाएगा वस्तु और मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो सर यहाँ पे हम 0 का स्क्वायर कर देते हैं। 0 का आप स्क्वायर करके क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा सर। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए ये 0 का स्क्वायर तो आप समझ गए कि ठन ठन गोपाल है, तो ये आपका यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। मेरे भाई ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या कि सर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh। आपको क्या निकालना है सर, तो सर हमको तो हाइट निकालना है, तो हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यू स्क्वायर बटा 2g। तो आप इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। अगर आप फ्रेशली नहीं लिख पाए हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि सर मैक्सिमम हाइट इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बटा 2g। मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो u बटा g समय लगेगा। वस्तु मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, कितना ऊंचाई पर जाएगा, तो सर u स्क्वायर बटा 2g ऊंचाई पर जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लेंगे कि सर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बटा 2g। h इक्वल टू क्या, u स्क्वायर बटा 2g। एक बार आप वीडियो को पॉज करके जितना सारा बात मैंने लिखा है उस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे और चौथे कंक्लूजन की। अब हम लोग बात करते हैं कि जब वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा। जी हाँ, ज़रा सा आप यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर फेंक रहे हैं सर। इसको जब आप ऊपर फेंकेंगे तो ये कुछ ना कुछ महत्तम ऊंचाई कवर करेगा,
और आपसे कहा जा रहा है कि ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय। तो जब वस्तु मैक्सिमम हाइट पे होगा तब उसकी वेग जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। अच्छा, जब वस्तु का वेग 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर वस्तु फिर से लौट करके कहाँ आ जाएगा, तो हमारे सतह पे आ जाएगा। मतलब क्या कि ये ऊपर जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में इस वस्तु के द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी होगी, h कितनी होगी, जरा सा आप ये बताइए। तो आप कहेंगे सर एक बार ये h ऊपर गया, अब फिर h नीचे आया, मतलब 2h हो जाएगा। गलत हो जाएगा, 2h नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, तो ऊपर जा रहा है तो निगेटिव, और फिर नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। आप कहेंगे सर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं गया, कोई बात नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे में बताया था कि हम लोग रैखिक गति के समीकरण में s = ut + ½ at² पढ़ते हैं। ये s क्या है सर, ये s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। और हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आप फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए तय की गई दूरी की बात करेंगे तो वहाँ पे आप तय की गई दूरी नहीं बोलेंगे, तय की गई ऊंचाई बोलेंगे। तो इसी s को ना हम लोग h से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि h कितना होगा। आप जरा सा एक और चीज़ याद करो, क्या कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है और पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ जाती है, जैसे कि आप रैखिक गति के समीकरण का एक एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, या रैखिक गति का एक एग्जाम्पल समझो कि मान लो कि सरला जो है वो इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, ये उसका प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ जाती है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, और फिर इस फाइनल पोजीशन से ये रिटर्न हो करके यहाँ पे आ जाती है। तब आपसे ये पूछा जाए कि सरला द्वारा तय की गई विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर जब वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति पर फिर से लौट आती है तब तय की गई जो विस्थापन होती है वो कितना होता है, 0। यहाँ पे जब आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वस्तु आपका फिर से नीचे की ओर आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे वस्तु का कुल विस्थापन या वस्तु द्वारा तय की गई कुल ऊंचाई क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ये वाला चीज़ समझ में आए तो इससे समझ लीजिएगा कि ऊंचाई 0 होगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में जाएगा और जब नीचे आएगा वस्तु तो प्लस में होगा, तो माइनस प्लस कटेगा तो आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 0। तो किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, एन्ने हो, ओन्ने हो, किधरों हो, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब वस्तु ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा तो वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी होगी, 0 होगी। ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है, ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगता है। तो मेरे मित्र आप सभी को पता है कि h = क्या होता है, ut - ½ gt² होता है। h = क्या होता है, ut - ½ gt² होता है। ये माइनस क्यों सर, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। वस्तु क्या हो रहा है सर, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप कहेंगे सर नेगेटिव होगा। तो भाई मेरे आपका ऊंचाई कितना है सर, तो आप कहेंगे सर 0, तो ut - ½ gt²। देखिए कि ये ut आपका इधर चला आएगा तो -ut हो जाएगा और फिर -½ gt² हो जाएगा। मेरे भाई ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप कहेंगे सर ut = क्या हो जाएगा, ½ gt² हो जाएगा। ut = क्या हो जाएगा, ½ gt²। वो ऐसे लिख सकते हैं gt²/2, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 2ut = gt²। अच्छा देखिए ये t से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुजी। बहुत मैथ आप लोग पढ़े हुए हैं और कट्टम कुट्टा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए अब हमको क्या निकालना है सर, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय कितना होगा। आपका समीकरण फ्रेशली कुछ इस तरह से दिखेगा, 2u = gt। आपको समय निकालना है ना, तो t = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2u/g। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है सर, यही फार्मूला आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु को ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर
t इक्वल टू 2u/g, इतना ही समय लगेगा। तो आप इस फॉर्मूला को अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय कितना होगा। जब वस्तु को आपने ऊपर फेंका और ये एक उच्चतम बिंदु पर गया, तो फिर इसको उच्चतम बिंदु से नीचे आने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, इससे पहले के कंडीशन में आपने क्या निकाला था कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में, मतलब नीचे से उसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। अब पूछा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा। अब बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही आसान तरीका से आप इसको बना लेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, इसको घेर करके यहाँ पे चौथा पॉइंट। देखिए एक बार चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय। अच्छा एक बात बताइए कि आपने अभी जस्ट निकाला है ऊपर जाकर नीचे आने में कुल समय कितना लगेगा। तो आप कह रहे हैं t इक्वल टू 2u/g, इसमें दोनों चीज़ शामिल है, ऊपर जाना भी और नीचे आना भी। तो ऊपर जाकर नीचे आने में कुल समय कितना है सर, ऊपर जाकर नीचे आने में आपको कितना समय लग रहा है। तो आप कहेंगे सर 2u/g लग रहा है समय। ध्यान दीजिए कि आप मैक्सिमम हाइट पे जाने में आपको कितना समय लग रहा है। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम हाइट पे जाने में हमको u/g समय लग रहा है। अगर हम ऊपर जाकर नीचे आने में जितना समय लग रहा है उसमें से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना समय लग रहा है उसको घटा लें, तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ ना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, इसको पहले नहीं लिखिए, पहले आप यहाँ पे पॉइंट 4 दीजिए और लिखिए सर पॉइंट 4 के लिए कंक्लूजन क्या होगा। तो आप लिखेंगे उच्चतम बिंदु से उच्चतम बिंदु पर जाकर, उच्चतम बिंदु पर जाकर नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय माइनस उसको मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लग रहा है, माइनस मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा समय, मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा समय। अच्छा ध्यान दीजिए, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे और फिर उसके नीचे जो मैंने आपको डेरिवेशन निकाल के बताया फिर उसको ये लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर उसका जो डेरिवेशन है उसको लिखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट, फिर इसका जो डेरिवेशन है उसको लिखेंगे, और फिर ये उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, तो पहले ये लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि उच्चतम बिंदु पर जाकर नीचे आने में लगा समय माइनस मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा समय। तो देखिए उच्चतम बिंदु पर जाकर नीचे आने में लगा समय कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2u/g होता है। कितना, 2u/g। अच्छा उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे सर कि u/g समय लग रहा है। भाई वह दोनों के बेस समान है, तो 2u - u/g को आप घटाएंगे तो क्या होगा सर, तो आप कहेंगे सर u/g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u/g हो जाएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं सर कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में उतना ही समय लगेगा जितना कि उसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में समय लगा है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं सर वस्तु के उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे जितना समय लगता है पहुंचने में वो उसके बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे सर, क्या कि वस्तु को उच्चतम बिंदु से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो सर जितना उसको समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। मेरे मित्र ग्रेविटेशन का जो पूरा कंसेप्ट था वो आपको मिल चुका है इस पॉइंट के खत्म होते ही, क्योंकि अब आपको ग्रेविटेशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे उसके इक्वेशन से संबंधित हो, चाहे मास से संबंधित हो या फिर वेट से संबंधित हो, तो मेरे ख्याल से अब उसका जवाब आसानी से दे लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।